Hello everyone, welcome to the all new session of True IAS and PCS। हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी एक चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री का आवर पास टू एनसीईआरटी की बुक से देख लिया था, जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी है। अब हम लोग सिमिलरली 7th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी में, जो कि 3 पार्ट्स में फैली हुई है, पार्ट 1, 2 एंड 3। इस पार्ट 1 के अंदर जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसके सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं, और एज कंपेयर टू आवर पास 2 जो 7th क्लास की एनसीईआरटी थी नॉर्थ इंडिया की, उससे ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग देकर जाएगा ये वाला चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया को समझने के लिए यहाँ पर पहले राइटर ने ये कोशिश कर रखी है कि वो आपको पहले सोर्सेज देता जाए। पता तो होना चाहिए ना कि मेडिवल इंडिया को समझने के लिए हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट सोर्सेज हैं क्या। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बगल में, कुछ आपको एक कॉपर प्लेट्स दिख रही हैं इस इमेज के अंदर। इसके अलावा बैकग्राउंड में इसके कुछ एक आपको इंस्क्रिप्शन दिख रही है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, और नीचे आपको एक पाम लीफ पर एक मैन्यूस्क्रिप्ट दिख रही है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स लेते वक्त कि एंशिएंट और मेडिवल के सोर्सेज ज़्यादा कुछ अलग नहीं होते डिकोड करने के लिए, क्योंकि वो ज़माना वही है और इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड बता भी नहीं सकता। अगर आपसे कोई बोले ना मुझे एक दिन, एक डेट, वो घंटा बता दो कि एंशिएंट का टाइम मेडिवल में पलट गया या मेडिवल का टाइम मॉडर्न में पलट गया, तो ये बेवकूफ़ी है, और इसको हिस्टोरियंस भी रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, और ये हम ये भी देखेंगे कभी कभार हिस्टोरियंस खुद भी बेवकूफ़ी करते हैं। याद है उन्होंने हिस्ट्री जैसे, आपने देखा होगा ना कि हिस्टोरियंस कभी कभार डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। अब ये भी तो बेकार क्लासिफिकेशन है, बताओ, है ना। याद है हमने पढ़ा था एक अभी कुछ टाइम पहले कि आप किसी भी हिस्ट्री को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम रूलर था तो क्या कोई भी हिंदू पॉपुलेशन नहीं रह रही थी क्या। इसका मतलब तो ये होता है कि आप नैरो आइडेंटिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आराम से सोर्सेज की, और इसके इंट्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये प्यारी एनसीईआरटी है जो कि आपको अच्छा मेडिवल हिस्ट्री का एक फ्लेवर देकर जाएगी। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो पीरियड चलता है 700 से लेकर 1200 तक, और उसके बाद एडी की बात हो रही है यहाँ पर। और मैंने बताया था अगर आपको क्रिश्चियन वर्ल्ड में एडी नहीं बोलना है, एनो डोमिनी नहीं बोलना, तो आप सीई भी बोल सकते हो, कॉमन एरा भी बोल सकते हो। मेडिवल के टाइम से अनुज होता क्या है, आपका अक्सर ये डाउट रहता है। एंशिएंट में तो हम लोग उल्टा चलते हैं, बीसी बोलते हैं। यहाँ से टाइम पीरियड हमारा बदल जाता है। एडी कैसे बदल जाता है, क्योंकि ये 3, 2, 1 करते करते यहाँ पर एक 0 का टाइम पीरियड आ जाता है, और इसकी स्केल के बाद अब आगे 1, 2, 3, 4 चलते रहते हैं, और ऐसे ही करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 150, 1000, 1500, 1700, 2000, आज ऐसे ही करते करते हम लोग बैठे हुए हैं 2022 एडी में, या फिर हम इसको 2022 सीई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है 700 से लेकर 1200 सीई तक का, और उसके बाद 1200 से लेकर 1700 सीई तक का, इसको हम लोग बोलते हैं 700 टू 1200 वाले को हम लोग बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, और 1200 से 1700 वाले को हम लोग बोलते हैं लेटर मेडिवल पीरियड। इंडियन हिस्ट्री के अंदर बड़े सारे अनगिनत और वाइड वैरायटी के सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास भगवान की कृपा से अवेलेबल हैं, हिस्टोरियंस के पास अवेलेबल हैं मेडिवल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, जो कि हिस्टोरियन के पास इतने ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं रहते हैं जब उनको एंशिएंट इंडिया को स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर क्या कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर ना डिसाइफरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अब हड़प्पा में पूरी स्क्रिप्ट के भंडार हमारे पास पड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो उस पर लिखा तो हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है डिसाइफरमेंट की, डिसाइफर नहीं करे जा सकते हैं वो। तो एडेड टू दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है मेडिवल हिस्ट्री की, इसको हम कहाँ से जान सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं वेरियस इंस्क्रिप्शन से। बड़े सारे मॉन्यूमेंट जो कि मेडिवल इंडिया के शासकों द्वारा, रूलर्स द्वारा बनवाए गए, और कॉइन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डायनेस्टीज़ के द्वारा, एम्पायर्स के द्वारा जो मेडिवल हिस्ट्री में यूज़ होते थे, इससे हमें झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा बड़े सारे अकाउंट जो कि बाहर से जो लोग यहाँ पर आए, या फिर एक राजा के दरबार में जो उनकी हिस्ट्री लिखते थे, यानी कि ट्रैवलर्स और क्रॉनिकलर्स। याद है मैंने क्रॉनिकलर्स के बारे में आपको बताया था। तो फिर चाहे वो अरब हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो टर्किश क्रॉनिकल्स हो, उनके बारे में और उनकी किताबों से, और कुछ ट्रैवलर्स जो अलग अलग कंट्री से आए जिन्होंने एक अकाउंट लिखा, और उस अकाउंट के बारे में
अकाउंट को पढ़कर हमें पता लगता है कि उस एम्पायर के बारे में ज़्यादा डिटेल वो चीज़ें जिसको कभी कभार हम लोग डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से इम्प्रेस होकर ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी। ये जो अकाउंट है ये काफ़ी रिच सोर्स हैं जो कि हमें डिटेल्ड मैनर में बताते हैं, और ऊपर से हमारे लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी है अगर हमें राजाओं की लाइफ जाननी है मेडिवल इंडिया के अंदर। लेकिन बस इनका एक ही कमी है कि कॉमन लोगों के बारे में अगर जानना है कि मेडिवल इंडिया में ये क्या था, तो इसके बारे में हमें ये क्रॉनिकलर्स या ट्रैवलर्स के अकाउंट से बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, जो राजा के दरबार में जो उनके कोर्ट हिस्टोरियंस थे, जिसको हम लोग कोर्टियर्स भी बोलते हैं और क्रॉनिकलर्स भी बोलते हैं, इनके जो ओपिनियन होते थे अक्सर वो वन साइडेड होते थे। अब ये जायज़ सी बात है, ये दोस्तों बात ऐसी है जायज़ सी कि वन साइडेड इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था राजा के सामने उसी के घर में रहते हुए, उसी के दरबार में काम करते हुए, उसी का कोर्टियर और क्रॉनिकलर होते हुए अगर कोई घटना जिसमें उसकी बेइज्जती हुई हो उसके बारे में भी मेरा लिखने का एक तरीका रहेगा कि जिसको मैं बेइज्जती ना बनाकर उसका प्राउड फीलिंग बना दूं उसको मैं। यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? ताकि राजा से मुझे शाबाशी मिले, गिफ्ट मिले और मैं वेल्थ जोड़ सकूँ। तो ऑब्वियस ही बात है, हमेशा हिस्टोरियंस के अकाउंट में हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरे लिए शादी का रिश्ता कोई आया है और इधर उधर लोगों से ना पूछ के जाकर मेरे माँ बाप से मेरे बारे में पूछा जा रहा है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे नहीं इससे शादी मत करो बर्बाद हो जाओगी तुम। तो दे आर रिटन इन हाइपरबोलिक लैंग्वेज, मतलब बड़ा चढ़ाकर राजा की छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ है और किंग की अचीवमेंट्स को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। अगेन इसका मतलब भी बड़ा चढ़ाकर होता है। तो हम लोग अब एक बारी एक्सप्लोर करते हैं वेरियस सोर्सेज को। हम लोग कमी अभी नहीं निकालेंगे इसके अंदर, हम लोग पहले बस देखेंगे, क्योंकि देखो कमी हो चाहे ना हो, हिस्टोरियंस ने, क्रॉनिकलर्स ने, कोर्टियर्स ने बड़ा चढ़ाकर लिखा भी हो, लेकिन अगर हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो हम देख लेंगे कि जैसे एक राजा के बारे में लिखा हुआ है कि उसने ऐसा ऐसा महान काम करा, तो जिसको उसने रणभूमि में हराया तो उस राजा की भी हिस्ट्री को पढ़ लेंगे जो हारा हुआ था, तो हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिल जाता है। लेकिन फिर भी बड़ा चढ़ाकर पढ़ने वाली बड़ा चढ़ाकर जो बातें लिखी होती हैं उसको एक बारी साइड रखते हुए हमें फिर भी सोर्सेज देखने पड़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास यानी कि हिस्टोरियंस के पास कोई चॉइस नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई आपसे, डू यू नो द फेमस वर्ड्स ऑफ खफी खान, जो कि एक कोर्टियर था एम्परर औरंगजेब का। यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन कवर हो गया कि कोर्टियर कौन था एम्परर औरंगजेब का। माइंड यू, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उतने ही फेवरेट ये हैं बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रीलिम्स में, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में, एमपीपीएससी में और अलग अलग जगह पर। एंड डोंट वरी, ईपीएफओ और एपीएफसी में मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आती है, उधर से मॉडर्न भी नहीं आती है, सिर्फ मॉडर्न की इंडियन नेशनल मूवमेंट आती है। क्वेश्चंस कब से पूछे जाते हैं? गांधी जो इंडिया आते हैं उससे थोड़ा सा पहले, और गांधी को जब तक गोली लगती है बस तब तक, इतने ही क्वेश्चन। खफी खान ने एम्परर औरंगजेब के बारे में कहा, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एन हिस्टोरियन टू बी फेथफुल। एक ये इतिहासकार का कर्तव्य बनता है कि वो लॉयल रहे, वो कोई भी उम्मीद ना जताए कि उसके प्रॉफिट मिलेगा या फिर उसको हार्म कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का वो डर शो करे या फिर पार्शियलिटी शो करे, ये हिस्टोरियंस की पहचान नहीं है। या फिर चिढ़कर किसी के बारे में कुछ लिख दे, या फिर वो कभी भी डिफ्रेंशिएट करे कि मेरा दोस्त कौन और अनजाना व्यक्ति कौन। ठीक है, अगर वो ये सब करेगा तो वो कभी भी सिंसियरिटी के साथ लिख नहीं पाएगा। अब एक मिनट के लिए रुक जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। मुझे बताओ, खफी खान ने लिख तो दिया है, लेकिन जब ये औरंगजेब के बारे में कुछ लिखने बैठेगा, जो कि हम इसकी किताबें पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा यूपीएससी का कोर्स प्रोसीड करेगा कि खफी खान ने क्या क्या लिखा औरंगजेब के बारे में, तुम्हें लगता है कि औरंगजेब की कभी कभार ये रियल इमेज रखेगा कि वो हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता था? काफ़ी कट्टर माना जाता है औरंगजेब, हम सबको पता है, लेकिन कभी भी ये सच्ची बातें लिखेगा? ये बोल तो बड़े अच्छे से रहा है कि हिस्टोरियन को पार्शियल होना चाहिए, कभी उसको दोस्त और दुश्मन के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहिए, उसको कभी कभार ये डर नहीं होना चाहिए कि राजा मेरा गला काट देगा, या फिर प्रॉफिट की होप नहीं होनी चाहिए। क्या खफी खान जो ये लिख रहा है क्या वो उसको मानेगा? क्या ये इसके वर्क्स में हमें दिखेगा कि औरंगजेब की बुराइयां भी लिखी जा रही हैं इसके द्वारा? बताओ, अभी आपने पढ़ा नहीं है, खफी खान की कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकते हो कि खफी खान की किताबों में औरंगजेब की बुराइयां ज़्यादा मिलेंगी या तारीफ़ें ज़्यादा मिलेंगी? बताओ।
तारीफ है, ठीक है। ये फिर भी ऐसा एक ओपिनियन रख रहा है, चलो हम इसको मान लेते हैं, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये हिस्टोरियंस कभी भी मेडिवल पीरियड के टाइम पर करते नहीं थे। अच्छा, आप एक चीज़ सोचोगे कि सर हमें हिस्टोरियंस के बारे में एंशियंट हिस्ट्री हम भी काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत तैयारी हम भी जब नहीं आए थे यहाँ पर, जो अटेम्प्ट दिए हमने प्रीवियसली, हम कुछ देख चुके हैं उसके बारे में। तो हमें वहाँ पर कोर्ट हिस्टोरियंस देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? तो मैं आपसे इस चीज़ पर ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। जैसे अशोका एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त अपने चाणक्य थे, तो उन्होंने चाणक्य नीति लिखी, एक स्ट्रैटेजी बुक लिखी है ना पूरी की पूरी वो करके। लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको गिने चुने एम्पायर्स को छोड़कर, गुप्ता एम्पायर्स में या कुछ भी हो गया, ठीक है, बाण भट्ट हो गए, कालिदास हो गए, इन सबको थोड़ा बहुत छोड़कर, इग्नोर कर आपको ऐसे कोई कोर्ट हिस्टोरियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पर ये प्रथाएं बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कल को कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर ये क्यों मिलते हैं ज़्यादा हमें कोर्ट हिस्टोरियंस, हर एक एम्पायर का राजा रूलर क्यों कोशिश करता है अपने दरबार में एक इतिहासकार, एक क्रॉनिकलर को लिखने की। और याद है मैंने बताया था अकबर ने तो किताब खाना तक बनवा रखा था एक पूरा का पूरा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई, बस इसका रीज़न आपको एक ही पॉइंट पर खींचते हुए लिखना है अपना आंसर, हर कोई राजा ये चाहता था कि वो अपनी लेगेसी छोड़कर जाए और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रूलर उसके जो महान काम है वो रिकॉर्ड करे जाएं, और आने वाले टाइम में अगर उसकी पीढ़ी चल पड़ी, हर कोई यही चाहता है कि उसी का बेटा और ये हमारी पीढ़ी, हमारी सल्तनती ग्रो करती रहे। तो अगर ये ग्रो करती रही तो ये एक प्रकार से लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का काम करेगी, और अगर हमारी कल को ये मिट भी गई तो इतिहास में एटलीस्ट हमारा कोई ना कोई एक स्टैम्प मार्क रहे, एक हमारी छाप रहे, बस ये इसका रीज़न है, ठीक है। अच्छा, और ये जो मेडिवल के टाइम पर जो ये लेगेसी चलती है ना, ये लेगेसी पता है वैसे तो हर एक राजा के मन में यही था, मैंने आज आपको हर एक राजा की साइकोलॉजी बता दी, लेकिन ये पता है काम कहाँ आएगी, आपको ये देखने को कहाँ मिलेगी जो आज मैं बात बता गया हूँ। याद है मैंने तुमसे बोला था कि हुमायूं, अकबर के पापा, हुमायूं को जिस रूलर ने सताया, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था वो पूरा का पूरा अकबर ने कैरी फॉरवर्ड करा था अपने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अब चाहता तो अकबर ये बोल सकता था मेरे पापा को मैं बचपन से देख नहीं पाया, वो कौन सी कंट्री कहाँ नहीं है, मेरी माँ मुझसे जुदा रही, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहे सिर्फ एक उस इंसान की वजह से, और जब वो मेरे साथ रहे तब वो बस थोड़े टाइम बस हो रहे और वो मर गए, तो मैं क्यों ईगो में मतलब वो रखूँ, ये तो बहुत बुरा रूलर है, मैं इसका नहीं। लेकिन यहाँ पर अकबर से हमें एक इंस्पिरेशन देखने को ये मिलती है एथिक्स की, कि कभी कभार आप अपनी दुश्मनों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगर एथिक्स में स्टेटमेंट आ गई ना, इवन समथिंग गुड कैन बी लर्न फ्रॉम आवर एनिमीज टू, तो आप है एथिक्स का क्वेश्चन, लेकिन आप उसमें आंसर और लिखोगे ना तो एग्जाम्पल खींचते हुए अकबर का लिख सकते हो, और मैं बताऊंगा वो कौन था और क्या 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 अकबर ने उससे कैरी फॉरवर्ड करा। अपने प्रीवियस रूलर थे जो कि उनके खानदान का दुश्मन भी था, जिसकी वजह से हुमायूं मारा गया। हुमायूं वाला साथ नहीं रह सके अकबर के, ठीक है। तो बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज आर द सपोर्टिंग मटेरियल या डॉक्यूमेंट या ऐसे रिकॉर्ड होते हैं हिस्ट्री के अंदर, स्पेशली वो एविडेंस के तौर पर होते हैं, प्रूफ के तौर पर होते हैं, जो कि हमें इतिहास को दोबारा जीवित करने का काम करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। सोर्सेज किस वे में क्लासीफाई करे जाते हैं? एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज, एक होते हैं हिस्ट्री के अंदर सेकेंडरी सोर्सेज। तो चलो इन दोनों सोर्सेज को जानते हैं। हम लोग हमेशा जब भी कोई भी हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशियो कल्चर डेवलपमेंट जब भी हमें ट्रेस करनी होती है किसी भी रूलर की, किसी भी एम्पायर की और किसी भी एरा की, कि 700 से या जैसे इसको देख लो अर्ली मेडिवल एरा या फिर लेटर मेडिवल एरा, तो हमेशा हमें सोर्सेज मदद करते हैं। तो ऊपर एक क्लासिफिकेशन दे रखी थी कि सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं दो प्रकार के सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पे, जैसे इंस्क्रिप्शन हमें कोई मिल जाए, मॉन्यूमेंट्स पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सिक्कों के अंदर कुछ छाप हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड हो, तो वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। तो अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं किसी क्रॉनिकलर के द्वारा कोई क्रॉनिकल लिखा गया, किसी ट्रैवलर के द्वारा कोई लिटरेरी वर्क लिखा गया, ट्रैवलॉग लिखे गए, राजा के दरबार में उसके बारे में कोई बायोग्राफी लिखी गई, या राजा ने खुद अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा या कुछ ना कुछ कंपोज करा। जैसे कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे उनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता था पोएम्स या कुछ कुछ कहानियाँ लिखने का और म्यूज़िक कंपोज करने का, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं हमारे पास। तो अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं डिटेल वे में कि इनका मतलब क्या होता है
और मेडिवल हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन की रेलिवेंस क्या रही है, और इंस्क्रिप्शन अलग अलग प्रकार के मिले कौन से हैं फेमस। तो सबसे पहले चलो डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन से। ये एक रॉक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन वैसे तो हम जानते हैं इंस्क्रिप्शन का मतलब ही यही होता है जब कोई भी चीज़ हार्ड सरफेस पे लिखी जाए, ये रॉक इंस्क्रिप्शन है। इसका इंस्क्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है, राजा हमेशा कोशिश ये करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बात वो अपनी किसी भी इंस्क्रिप्शन यानी कि इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में यानी कि हार्ड सरफेस पे ही लिखवाए। इससे फ़ायदा दोस्तों ये होता था कि वो चीज़ आराम से मिटेगी नहीं और इरेडिकेट नहीं होगी आने वाले वक्त के साथ, धुलेगी नहीं, वो उसका मैसेज हमेशा इंटैक्ट रहेगा। और ये वाली चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। आप अशोका को जानते हो, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन और मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोका ने पिलर के टाइम पर वो जो लिखवाया पूरा का पूरा पिलर इंस्क्रिप्शन वगैरह, या जितनी भी प्रशस्ति लिखी गई है एंशिएंट इंडिया के टाइम से लेकर मेडिवल इंडिया के टाइम तक, प्रशंसा जो रूलर्स की होती थी, जैसे प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस प्रशस्ति है, तो ये सारी की सारी हार्ड सरफेस पे तो लिखी गई हैं, तभी तो उनको ये बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखी गई हैं। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इंस्क्रिप्शन एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि सॉलिड हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। अब हार्ड सरफेस कौन कौन से यूज़ करे जा सकते हैं? रॉक, स्टोन्स, मंदिर की दीवारें और लोहे की कोई चीज़। जो राजा के रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, रॉयल डिक्री का मतलब ऑर्डर्स मतलब फरमान, या डेडिकेशन या कोई डोनेशन, राजा ने कोई दान पुण्य वगैरह कर रखा हो, या मॉन्यूमेंट्स कुछ रेज हो रखा हो, मॉन्यूमेंट कुछ बनाए गए हो, राजा ने किसी अगर युद्ध में अगर विक्ट्री प्राप्त करी हो। अब मुझे कोई बता सकता है अकबर एक युद्ध जीता था जिसके बेसिस पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था? जल्दी बताओ क्या बनाया गया था? तो मॉन्यूमेंट कौन सा था? हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो ये ना, और कभी कभार क्या होता है कि कुछ ना जो वॉरियर मर जाते हैं उनकी मेमोरी में कोई चीज़ लिखी जा रही है, ये एक रिच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कंसर्न एरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, अलग अलग प्रकार के लैंड जो कि गिफ्ट करे जाते थे चोला राजाओं के द्वारा, चोला राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के लैंड जो कि गिफ्ट के तौर पर दिए जाते थे, वो हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट से ही पता लगता है। ये जैसे आपको ये देख रहे हैं, ये कॉपर कहाँ गया, देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये कॉपर प्लेट है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़वा, मैंने इसलिए ऊपर बताया, ये कॉपर प्लेट है, ये पीछे इंस्क्रिप्शन है, हार्ड सरफेस पे लिखी गई है, ये इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है इस वाली टेबल से कि अलग अलग टाइप के लैंड कौन से जो कि चोला रूलर्स के द्वारा गिफ्ट करे जाते थे। एक बात मैं बता देता हूँ, इस टेबल को वरदान मानो आप अपने लिए। पता है क्यों? देख रहे हो 4-5 ऑप्शन है, और आजकल 4-5 ऑप्शन, स्पेशली 5 वाला यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछने लगा है एंशिएंट और मेडिवल से निकाल कर। आप पेपर चाहे 2020 का, 21 का और 22 का देख लो, तो ये बस ऊपर नीचे ऑप्शन कर देगा, और हो सकता है डायरेक्टली यूपीएससी यही उठा ले, डिट्टो यही वाला टेबल उठा ले। तो सबसे पहला लैंड गिफ्ट, वेलन वगई। ये एक लैंड है जो कि नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था। ब्रह्मदेया नाम से पता लग रहा है, ब्राह्मण को दान जो दिया जा रहा है। शाल भोग, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दी जा रही है राजा के द्वारा। देवदान, मंदिरों के लिए। पलिचछंदम, लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा प्रीलिम्स का फैक्ट बताता हूँ। द टर्म पलिचछंदम इन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, और यूपीएससी को ये ऑप्शन पटकना बहुत पसंद होता है, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन, आप उठाकर देख लो 10 साल के एक पेपर, ये पक्का, ये बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ ना ये वैष्णविज्म और ये शैविज्म ये जोड़ देता है यूपीएससी। और अगर ये टर्म आ गया, द टर्म पलिचछंदम इज रिलेटेड टू विच रिलीजियस ग्रुप, तो ये है लैंड जो जैन इंस्टीट्यूशन को दान करा जाता था। ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। जो कॉपर प्लेट जो ग्रांट करी जाती थी
जैसे मतलब मान लो कि राजा ने किसी को कॉपर प्लेट दी, तो ये ना इनकी एक ना सिग्निफिकेंट वैल्यू होती थी सोर्स वैल्यू की तरह। पता है क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से लीगल डॉक्यूमेंट की तरह सर्व करता था। तो कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में इनमें से क्या चीज़ लीगल डॉक्यूमेंट की तरह सर्व करी जाती थी, तो कॉपर प्लेट। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वैसे आपको मैं अब याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैं आपको पढ़वा दूंगा, शायद से पूनम दला दहिया की बुक या कहीं पर है, ऊपर देख लो इसको। ये कॉपर प्लेट है ना, कॉपर प्लेट, इसकी रेलेवेंस आज मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा शॉर्ट में। ये है कॉपर प्लेट, ये ना कील लगी हुई है, कील, ये ना कील लगी हुई है इस पर, और ये प्लेटें टंगी हुई हैं। जैसे मान लो पलिच छंदम करके जैना इंस्टीट्यूशंस को, ये जैना इंस्टीट्यूशन छोड़ो, इसको देख लेते हैं, ब्रह्मदेव को। ये ब्रह्मदेव लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। मैं दुबे हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है। या प्रिया शर्मा है, प्रिया भी ब्राह्मण है, रागिनी आप भी शर्मा हो, आप भी ब्राह्मण हो मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, आप हो प्रॉपर तरीके से पुजारी वाले खानदान से, और चोला के किसी राजा ने आपको ब्रह्मदेव के तौर पर एक लैंड दिया। अब आप कल को अगर चोला का कोई और रूलर आ गया, उनके कोई मतलब जैसे मान लो दादा के टाइम पर आपको लैंड मिला था, अब उसका पोता रूल कर रहा है, इतनी पीढ़ियाँ बीत गई और आप बूढ़े हो गए। ये ना आप जो राजा आपको दान देगा, आप उससे कहोगे सर जी कॉपर प्लेट पर ना इंस्क्रिप्शन के तौर पर मुझे ये कॉपर प्लेट दे दो, मैं इसको अपने घर के बाहर कुटिया के बाहर लगाऊंगी गाड़ कर, या लगाऊंगा गाड़ कर, ताकि कल को फ्यूचर रूलर्स को पता हो कि ये हमारे ही खानदान वालों ने या चोला रूलर्स ने दिया था इनको, ये लैंड छीनना नहीं है इनसे। लोग समझते नहीं है, ऐसे ही पढ़ जाते हैं इस चीज़ जल्दी जल्दी में कि कॉपर प्लेट की रेलेवेंस क्या है। पूछ के देख लेना तुम किसी से भी, अपने कलीग से जो तैयारी कर रहे हैं, कि कॉपर प्लेट की रेलेवेंस क्या है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, स्पेशली मेडिवल में। ये देख रहे हो कील लगी हुई है, ये ना राजा ने मुझे दिया था। मतलब मान लो कि जैसे मान लो चोला रूलर, जैसे राजा वन, सुना है इसका नाम, राजा वन, ठीक है। इसने मुझे मतलब मान लो वो क्या कहते हैं, हम सबको मुझे, प्रिया को, रागिनी को एक एक लैंड दिया, खुश होकर किसी बात पर। हमने इनके घर पे हवन यज्ञ वगैरह करवाया था, इनके संतान नहीं हो रही थी और इनके संतान हो गई, ठीक है। अब हम तीनों को वो लैंड मिला, तो यार लैंड सिर्फ कहने से थोड़ी ना मिल जाएगा कि इसको लैंड दे दो। अब भाई कब मिलेगा? जैसे ये वही वाली बात है कि सरकार ने किसी को ये बोला कि डिजास्टर पीरियड विक्टिमों को हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे जिनका घर वगैरह उजड़ गया है, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, प्रूफ बनता है कि वो ट्रांसफर करी गई है पेमेंट। अब दे देंगे तो कब दे देंगे, और अगर दे भी दिया है तो कल को फिर कल को तो पता चला फिर इनकम टैक्स वालों से पकड़वा दो कि तुम्हारे भाई 1 करोड़ रुपए कहाँ से है। प्रूफ रहता है कि वो भाई साहब हम किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, राइट होल्डर है, इसलिए मिली है हमें ये वाली चीज़। ऐसे ये उस ज़माने की लीगल डॉक्यूमेंट है कि आपको आपके पास ये राइट है, घर के बाहर आप इसे लगा के रखोगे कि हमें ये, जैसे राजा टूर पे निकले ना यहाँ से, तो हम उनसे बोलेंगे प्रणाम, पानी वानी पी लो आप, तो वो कहेंगे अच्छा सब कुशल मंगल बढ़िया चल रहा है। हम कहेंगे हाँ जी, आपके जो दादाजी थे ना उन्हीं की वजह से आज ये हमारा घर है, बाहर देखो आपके परिवार की ये देखो कॉपर प्लेट लगी हुई है और ये उनकी निशानी, उन्होंने ही हमें दिया था। जब आप नहीं हो रहे थे ना पैदा, तो हम ही लोग गए थे आपके हवन करवाने, तो उन्होंने खुशी में हमें ज़मीन गिफ्ट करी थी। तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, कोई बात नहीं। आपका और हमारे ख़ानदान का तो इसका मतलब बहुत टाइम से नाता है। ये होती है कॉपर प्लेट की रेलवे। कहानी की तरह पढ़ा करो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, जाना करो उसको, साइकोलॉजी की क्यों है, कॉपर प्लेट क्यों आ गया मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, क्यों लगा रहे हैं लोग घर के बाहर यहाँ पर, इसलिए लगा रहे हैं, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ घरों के बाहर, मतलब जैसे अब घरों के, तभी तो, वरना एकदम तो कोई राजा की सैनिक आ जाए कब्जा करने, तो घरों के बाहर जैसे वो देख लीजिए ना कॉपर प्लेट, ये वही वाली चीज़ है कि ना कहीं पर ना मान लो कि कहीं पर बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, सारे के सारे घर टूट रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब एक उधर एक घर है जिस पे लिखा हुआ है दुबे पैलेस, और नीचे प्लेट लगी हुई है दीपांग दुबे IPS। वो पहले बेल बजा के पूछेंगे
उनकी हिम्मत नहीं है कि एकदम से वो तोड़ दें। ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस आ जाता है। ये इसलिए कॉपर प्लेट घर के बाहर लगाकर, ठीक है। जैसे लोग बड़ी प्राउडली नहीं लिखते हैं एडवोकेट, यहाँ पर ये रहते हैं वो रहते हैं, ये यही चीज़ है कि बेटा एंट्री करने से पहले सोचो ज़रा कि किसके घर में घुस रहे हो। तो इस्लामिक पर्शियन जो प्रैक्टिसेस हैं और जो हाई कॉस्ट जो होती थी कॉपर प्लेट की, उसकी वजह से पाम लीफ और पेपर जो हैं वो चीपर एक ऑल्टरनेटिव्स थे 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब ये वाली बात भूल जाना, ये एक अलग बात कर रहा है वो आपसे, ये बोल रहा है आपसे कि जो इस्लामिक पर्शियन प्रैक्टिसेस जो चलती थी और जो कॉपर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा महंगा उस टाइम पर जो होता था, इस्लामिक पर्शियन प्रैक्टिसेस मतलब यहाँ पर पता है, समझने की बात करो, समझने की कोशिश करो। वो ये वाली बात आपसे कह रहा है कि जो भी चीज़ें लिखी जाती थी मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर, वापस आ जाओ अपने टॉपिक पर, कॉपर प्लेट को भूल जाओ अभी के लिए, जो हम पढ़ रहे थे कि ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह और ये सब जो राजा उस टाइम पर मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर करते थे, तो वो ये आपसे बोल रहा है कि कभी कभार हार्ड सरफेस पे लिखते थे और कॉपर जो महंगा हो जाता था जब काफ़ी ज़्यादा और वो करके, तो पाम लीव्स और पेपर अदर ऑल्टरनेटिव थे कोई बातें लिखवाने का, ठीक है। यानी कि सभी चीज़ें जो सोर्सेज हमें मिलते हैं मेडिवल हिस्ट्री के, वो हार्ड सरफेस से नहीं मिले हैं। हम सोचें सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट है तो हार्ड सरफेस है, नहीं, ऐसे नहीं। बड़े सारे जो कॉपर प्लेट्स हैं, सेवरल कॉपर प्लेट्स ग्रांट्स इशूड ड्यूरिंग लेटर चोला पीरियड, ये बाद में जो 10 से 13 सेंचुरी तक वो बांटे गए। तो उसमें क्या लिखा हुआ इन कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड, उसमें रिकॉर्ड हमें मिलता है कि कौन कौन से दान गिफ्ट वगैरह अलग अलग पुजारियों को, टीचरों को, जो कि हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जैना थे, या कोई ग्रेट पर्सनैलिटी थे, उनको क्या क्या गिफ्टें मिल चुकी हैं। दोनों के दोनों, जो देने वाला होता था और जो लेने वाला होता था, इनके बारे में इस कॉपर प्लेट पर इलेबोरेटली डिस्क्राइब करा जाता था। वरना तो बंदा कोई अपने घर के बाहर ऐसे कुछ भी लगा ले। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक एक प्लेट के अंदर, जैसे पहले मान लो ये लास्ट प्लेट और सेकंड लास्ट प्लेट, ये राजा, ये मैं, मेरे बारे में कि दीपांग ने क्या करा था और उस टाइम पर राजा ने क्यों दिया दीपांग को खुश होकर ये वाला घर, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट बड़े सारे जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस थे, दे डिफर इन देयर कंटेंट। स्टोन इंस्क्रिप्शंस के अंदर द बेनिफिशियंस ऑफ द डोनर इज रिकॉर्डेड। स्टोन इंस्क्रिप्शन में ज़्यादातर जो हमें मेडिवल इंडिया में जो मिले हैं, जो डोनर हुआ करता था वो कितना ज़्यादा दयालु है, इसके बारे में ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। मेजर फोकस यहाँ पर ना गिवर के ऊपर होता था स्टोन इंस्क्रिप्शंस में मेडिवल के टाइम पर। अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो आपको ये बता रहा है कि स्टोन इंस्क्रिप्शन थोड़ी सी अलग होती है मेडिवल इंडिया के टाइम में। वहाँ पर जनरली जिसको दिया जा रहा है उसके बारे में नहीं। कॉपर प्लेट में जैसे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर प्लेट में देखो बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, इसके बारे में इलेबोरेट डिटेल है। लेकिन मेडिवल इंडिया में ज़्यादातर हमेशा कोई भी चीज़ 100% नहीं होती कि 100% यही होगा। सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि मिले हैं मेडिवल इंडिया के टाइम पर, सारी कॉपर प्लेटें जो मिली हैं उसमें मेरे को क्यों दिया गया है लैंड, ये होगा। हो सकता है सिर्फ गिवर की इन्फॉर्मेशन हो कॉपर प्लेट्स पे भी, लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों पार्टीज के नाम जो ले रहा है जो दे रहा है वो कॉपर प्लेट्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, और सिर्फ देने वाले का नाम हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है मेडिवल इंडिया के टाइम पर। जैसे अगर हम लोग बात करें एक रूलर की, जिसके बारे में आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, राजेंद्र चोला वन। यहां पर एक कॉपर प्लेट्स हैं इसकी, जिसका नाम है तिरुवलनगदु प्लेट्स, तिरुवलनगदु प्लेट्स राजेंद्र चोला वन की, और अनबिल प्लेट्स सुंदरा चोला। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर गिवर और रिसीवर दोनों के नाम है। एक इंस्क्रिप्शन है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, और उत्तरी मेरूर भी बोल सकते हो आप, उत्तरा मेरूर या उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये हमें एक ये जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो उसका उत्तरा मेरूर लिखा रहता है नाम, या फिर पूनम दलाल भैया में भी उत्तरा मेरूर, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें एक डिटेल अकाउंट प्रोवाइड करती है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कंडक्ट होता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये छोटी मोटी इंस्क्रिप्शन, ये बहुत फेमस है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, या इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है हमें मेडिवल इंडिया के टाइम पर, तो उसका आंसर होगा उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। और भी बता सकती हैं तो ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3 भी हो सकता है, लेकिन अभी
आप तो अभी जो चल रहे हो उसी की बेसिस पर मैं तो आपको ये जज कर रहा हूँ ना कि आप उतना रीड करके चल रहे हो। तो अभी के लिए आप जान जाओ कि उत्तरा मेरूरियन स्क्रिप्चर के अंदर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। और गिवर और रिसीवर ये कॉपर जो प्लेट्स होती थी उसमें बताया जाता था। और उसका एक एग्जांपल ये है कि राजेंद्र चोला वन के टाइम पर जो हमें प्लेट्स रिकवर हुई हैं इसके रूल के से रिलेटेड, थिरु वलनगदु प्लेट्स और सुरेंद्र चोला के टाइम पर अनबिल प्लेट्स, इसमें दोनों के नाम होते हैं, किसने दिया और किसको गिफ्ट मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।